एक ऐसा केस जिसकी वजह से इंडिया में जूरी ट्रायल सिस्टम खत्म हो गया। ये है केम नानावती केस, वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल क्रिमिनल ट्रायल इन द इंडियन लीगल हिस्ट्री। आखिर कमांडर नानावती ने प्रेम आहूजा को क्यों मारा? क्या ये सिर्फ गुस्से में किया गया एक्ट था या कुछ और? चलिए जानते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस में हमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड एंड जूरी ट्रायल सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1959 में। कमांडर कावस मानेकशॉ नानावती इंडियन नेवी के एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर थे। उनकी वाइफ का नाम सिल्विया नानावती था और दोनों के 3 बच्चे थे। बाहर से देखें तो उनकी फैमिली काफ़ी परफेक्ट लगती थी, लेकिन जब नानावती एक दिन अपनी ड्यूटी से घर लौटते हैं तो उनके सामने कुछ ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उनकी पूरी दुनिया हिला देती है। सिल्विया रो रो कर कन्फेस करती है कि उनका अफेयर एक बिजनेसमैन प्रेम आहूजा के साथ चल रहा है। घर नानावती काफ़ी इमोशनल शॉक में चले जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त ना ही सिल्विया पर और ना ही प्रेम आहूजा पर कोई अटैक करते हैं। इसके बाद नानावती अपनी वाइफ और बच्चों को सिनेमा हॉल छोड़ देते हैं। यहीं से केस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। सिनेमा से निकलने के बाद नानावती नेवल बेस जाते हैं। वहाँ से वो अपनी ऑफिशियली एक सर्विस रिवॉल्वर लेते हैं और फिर सीधा प्रेम आहूजा के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। नानावती आहूजा से पूछते हैं, यू मैरी सिल्विया एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई चिल्ड्रन? रिपोर्ट्स के मुताबिक आहूजा ने जवाब दिया, डू आई हैव टू मैरी एवरी वुमेन आई स्लेप्ट विद? यह बात सुनकर दोनों के बीच में काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट शुरू हो जाती है और कुछ ही सेकंड के बाद 3 गोलियों की आवाज़ आती है। प्रेम आहूजा ज़मीन पर गिर चुका था, उसकी डेथ हो गई थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि नानावती भागते नहीं हैं, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और ख़ुद को सरेंडर कर देते हैं। यहाँ से ट्रायल स्टार्ट होता है। अब सवाल था कि क्या ये मर्डर था या सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन। उस समय इंडिया में जूरी ट्रायल सिस्टम एग्जिस्ट करता था, इसलिए केस बॉम्बे सेशन कोर्ट में जूरी के सामने चला। मीडिया ने इस केस को सेंसेशनल बना दिया। न्यूज़पेपर रोज़ हेडलाइन छाप रहे थे। पब्लिक सिंपैथी ऑलमोस्ट नानावती के साथ थी। क्यों? क्योंकि वो एक ऑनेस्ट नेवी ऑफिसर थे और धोखा खा चुके हस्बैंड के रूप में लोग उन्हें देख रहे थे। नानावती के लॉयर्स ने कहा, कमांडर ने एक मर्डर प्लान नहीं किया, उन्होंने ये एक्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके किया। इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान को अचानक इतना बड़ा इमोशनल शॉक मिले कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो दे तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा, ना कि मर्डर। डिफेंस का कहना था कि सिल्विया के कन्फेशन और आहूजा के इंसल्टिंग वर्ड्स ने नानावती को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए उन्होंने इमोशनल स्टेट में फायरिंग की। प्रोसिक्यूशन ने बिल्कुल अपोजिट स्टैंड लिया। उन्होंने कहा, अगर ये सडन प्रोवोकेशन होता तो फायरिंग उसी वक्त होती जब सिल्विया ने कन्फेस किया था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, नानावती अपने बच्चों को सिनेमा हॉल लेके गए, नेवल बेस पर जाके उन्होंने रिवॉल्वर लिया और कार चला के आहूजा के घर पहुँचे। ये सब एक्शन दिखाते हैं कि उनके पास सोचने का काफ़ी समय था और लॉ के हिसाब से जब कूलिंग पीरियड मिल जाए तो सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस वीक हो जाता है। बॉम्बे सेशन कोर्ट ने ये सारे आर्गूमेंट सुने एंड जूरी ने पब्लिक मोशन और सिंपैथी को देखते हुए 8-1 की मेजॉरिटी से नानावती को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जज इस डिसीजन से बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। जज को लगा कि जूरी ने ये डिसीजन सिर्फ इमोशनल इन्फ्लुएंस के होते हुए दिया है। उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोविजन के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट को ये केस रेफर कर दिया। यहीं से केस ने हिस्ट्री बदल दी। हाई कोर्ट ने सारे एविडेंस को दोबारा एग्जामिन किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, नानावती के पास काफ़ी टाइम था, उन्होंने रिवॉल्वर अरेंज की, ट्रैवल किया, आहूजा को सर्च करने के लिए उसके घर गए। ये सब प्लानिंग को इंडिकेट करता है कि उनके पास काफ़ी समय था। कोर्ट ने कहा, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का केस नहीं है, ये सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के अंडर मर्डर है, ना कि कल्पेबल होमिसाइड। इसलिए नानावती को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई। नानावती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की रीजनिंग को सही माना। कोर्ट ने कहा, प्रोवोकेशन और शूटिंग के बीच इतना टाइम था कि एक रीजनेबल पर्सन का गुस्सा ठंडा होना चाहिए था, इसलिए एक्सेप्शन 1 ऑफ द सेक्शन 300 आईपीसी अप्लाई नहीं होता और कन्विक्शन अंडर सेक्शन 302 आईपीसी को अपहोल्ड कर दिया गया। इस जजमेंट के बाद पूरे देश में डिबेट शुरू हो गई। पब्लिक नानावती के सपोर्ट में थी, मीडिया भी उन्हीं का फेवर कर रही थी और फाइनली बॉम्बे के गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज़ करते हुए नानावती को पार्डन कर दिया। कुछ साल बाद नानावती अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। और अगर हम बात करें ये केस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये केस सिर्फ मर्डर ट्रायल नहीं था। इस केस ने इंडिया की लीगल हिस्ट्री को बदल दिया। कोर्ट ने देखा कि जूरी, मीडिया और पब्लिक इमोशन से इन्फ्लुएंस हो सकती है। इसी एक्सपीरियंस के बाद इंडिया ने ग्रेजुअली जूरी सिस्टम ट्रायल को अबॉलिश कर दिया। आज इंडिया में क्रिमिनल केसेस का डिसीजन सिर्फ ट्रेन जजेस ही देते हैं। इसमें हमें 3 इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल मिलते हैं। फर्स्ट, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तभी अप्लाई करेगा जब अक्यूज ने सेल्फ कंट्रोल तुरंत लूज़ किया है। सेकेंड, अगर एक्यूज को सोचने का सफिशिएंट टाइम मिल गया हो तो कूलिंग पीरियड डिफेंस को वीक कर देता है। एंड थर्ड वन, जस्टिस एविडेंस के बेसिस पर होता है, ना कि पब्लिक सिंपैथी या मीडिया प्रेशर के बेसिस पर।
के.एम. नानावती केस हमें सिखाता है कि इमोशन कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लॉ हर केस को एविडेंस और लीगल प्रिंसिपल के बेसिस पर डिसाइड करता है और इसी वजह से ये केस आज भी हर लॉ स्टूडेंट के लिए लैंडमार्क प्रेसिडेंट माना जाता है। अगर आपको ये केस का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से नानावती को मर्डर का गिल्टी माना जाना चाहिए था या फिर उन्हें ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।